Hello everyone, myself Dr. Barkha Singh. Welcome to my channel Leaf Cure Health. Today I am here to teach you Sushruत सूत्र 16th कर्ण वेद बंध विधि अध्याय। ये चैप्टर स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफिकल्ट लगता है कि कैसे अप्रोच किया जाए। So let's get into it. Before starting this video, I want to tell you that I am teaching you Samhita, considering that you all students have already studied once in your academic year. But I'll also try to build a basic concept so that every student can get benefit. And please don't get offended because my motive is कि मैं कैसे भी करके आपको टॉपिक याद करा दूँ, चाहे वो पिक्चर की हेल्प से हो, निमोनिक से हो या कोई भी स्टोरी लाइन की फॉर्म में हो। एंड डोंट फॉरगेट कि आपका टारगेट एंट्रेंस क्लियर करना है। अगर क्वेश्चन मेरे पढ़ाए गए टॉपिक में से आता है देन आप कॉन्फिडेंटली उसको अटेम्प्ट करें। Okay, so let's come to the topic Sushruत Sutra 16th Adhyaya. श्लोक नंबर 3 रक्षा आभूषण निमित्तम बालस्य कर्णो विद्यते कि बालक के कर्ण का वेधन क्यों कर रहे हो, तो रीज़न 1 है रक्षा और रीज़न 2 है आभूषण। नेक्स्ट लाइन में देखो, तौ षष्ठे मासी सप्तमे वा शुक्ल पक्षे प्रशस्तेषु कि 6th या 7th मंथ में आप जो है कर्ण वेधन कर सकते हैं शुक्ल पक्ष में। जबकि आचार्य वाग्भट बोलते हैं कि 6th, 7th और 8th मंथ में कर सकते हो और उन्होंने स्पेसिफिक ऋतु बताई है, शिशिर ऋतु में आपको जो है कर्ण वेधन करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए थर्ड लाइन में, वाम हस्तेन आकृष्य कर्णम देव कृते छिद्रई। तो थर्ड लाइन में ये प्रोसीजर बता रहे हैं कि आपको जो है वाम हस्त से, वाम मतलब होता है लेफ्ट हैंड, तो आपको जो है लेफ्ट हैंड से कान को पकड़ना है और देवकृत छिद्र में दक्षिण हस्त से शनि शनि ऋजु विधन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म याद रखनी ज़रूरी है कि पहला है देवकृत छिद्र, यानी कि आपको कान को इस पोजीशन में रखना है कि जहाँ से सूर्य की किरणें पास होती नज़र आ रही हैं आपको, तो उसको आपको समझ लेना है कि वो देवकृत छिद्र है, तो वहाँ पर आपको वेदन करना है। सेकंड पॉइंट, शनि शनि ऋजु, ऋजु मतलब होता है स्ट्रेट और शनि शनि मतलब होता है धीरे धीरे। ठीक है, जबकि आचार्य वाग्भट बोलते हैं कि आपको जो है एक बार में ही कर देना है, त्वरित वर्ड उन्होंने यूज़ करा है। नेक्स्ट देखो, प्रतनुकम सूच्या बहलम आर्या पूर्वम दक्षिणम, कि यदि कर्ण तनु हो, है ना, पतला है तो आपको सूची का प्रयोग करना है और यदि बहल है, मोटी है, तो आपको आरा का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद देखो उन्होंने बोला कि सबसे पहले आपको दक्षिण कर्ण का वेधन करना है। तो कोई भी मंगल का कार्य हो उसमें आयुर्वेद के अनुसार सबसे पहले आपको जो है दक्षिण यानी कि राइट डायरेक्शन में काम करना होता है, उसके बाद में आपको जो है लेफ्ट हैंड पे जाना होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। आगे देखिए श्लोक नंबर 4 शोणित बहुतेन वेदनया च अन्य देश पिद्धमिति जानियात, कि यदि जो वेदन करने का जो एरिया है जहाँ पे आपने वेदन किया है, यदि वहाँ से रक्त का स्राव हो रहा है, वेदना हो रही है, ठीक है, तो समझ जाना कि भाई आपने जो है देवकृत छिद्र को छोड़कर किसी और जगह पे जो है वेदन कर दिया है। ठीक है, श्लोक नंबर 5 देखिए, कलिका मर्मिका लोहितिका। ठीक है, यदि कर्ण की इन 3 सिराओं में आपने गलती से वेदन कर दिया तो कौन कौन से उपद्रव देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहला देखो कलिका, कलिका सिरा में यदि वेदन हो गया तो ज्वर, दाह, शवथु, वेदना, ये 4 लक्षण देखने को मिलेंगे। यदि मर्मिका सिरा वेद हुआ है तो वेदना, ज्वर और ग्रंथि मिलेगा। ठीक है, अब इन दोनों में ही जो कॉमन लक्षण हमें देखने को मिल रहे हैं वो हैं ज्वर और वेदना। ठीक है, मर्मिका में आपको ग्रंथि वर्ड मिल रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है, ग्रंथि, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए लोहितिका, लोहितिका में आपको मिलेगा मन्य स्तंभ, अपतानक, शिरोग्रह, कर्णशूल आदि। ईयर 2020 में AIPGET में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मन्य स्तंभ किस कर्ण सिरावेद का लक्षण है। ठीक है, सो आंसर था लोहितिका। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए श्लोक नंबर 6, तो यहाँ बता रखा है कि किसी भी कारणवश यदि जो कर्ण वेदन है वो ढंग से नहीं हुआ है तो क्या होगा, संरंभ वेदना, संरंभ होता है स्वेलिंग विद रेडनेस,
ठीक है, तो ये लक्षण मिलेगा। साथ में होगा वेदना यानी कि पेन भी होगा। तो इसके लिए हम ये क्या करना चाहिए, रोहण करना है हमें, है ना। तो रोहण कैसे करोगे, तो देखिए मधुक, एरण, एरण मूल, मंजिष्ठा, यव, तिलकल्क, मधुघृत, ठीक है, इन सबको यूज़ करके आपको जो है आलेप करना है। फिर लास्ट लाइन देखो, सुरूढ़म च चयनम पुनर्विध्येत, और एक बार जब उसका रोहण कर्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये जानते हुए उसको फिर से जो है हमें वेदन कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो श्लोक नंबर 7, तत्र सम्यक विद्धम आम तेलेन परिषेचित, और जब वेदन आपने प्रॉपर तरीके से कर लिया है तो आप आम तेल का परिसेचन कर दें वहाँ पर। ठीक है, यहीं पर ही याद रख लो, सुश्रुत चिकित्सा में आपको आम तेल का प्रयोग मिलेगा तलभग्न में भी, यहीं पर याद रख लेना। ठीक है, श्लोक नंबर 10 में देखिए, पंचदशक, ठीक है, यानी कि 15 प्रकार के कर्ण संधान या कर्ण बंधन विधियाँ बताई हुई हैं। ठीक है, तो 10+5 हैं, 10+5 मतलब 10 साध्य हैं और 5 हैं असाध्य। ठीक है, तो फर्स्ट देखो निमि संधानक, नेक्स्ट उत्पल भेदक, नेक्स्ट वल्लूरक, नेक्स्ट आसिंगम, गंडकर्ण, आहार्यव, निर्वेधिम, व्यायोजिम, कपाट संधिक, अर्ध कपाट संधिक, संक्षिप्त, हीनकर्ण, वल्लीकर्ण, यष्टिकर्ण, काकोष्ठक। इस तरीके से यहाँ पे 15 कर्ण संधान विधियों का नाम बताया हुआ है। ठीक है, अब 11वें श्लोक में एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखो आपको पूरा श्लोक याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने एंट्रेंस पे फोकस करना है कि अगर श्लोक का कोई भी कोटेशन रख के पूछ लेते हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। फर्स्ट देखिए निमि संधानक, प्रथुल आयत सम उभय पाली, तो जो कोटेशन प्रथु वर्ड से स्टार्ट हो रही है वो हो गया निमि संधानक का। ठीक है, तो प्रथु मतलब होता है गोल, आयत मतलब हो गया लंबा जो दीर्घ है, और सम उभय मतलब होता है दो चीज़ ना, दोनों ही चीज़। तो जो दोनों ही पालियाँ जब समान हो जाएं तो वो हो जाएगा निमि संधानक। अच्छा, दूसरी बात, इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? तो हम आचार्य निमि के ऊपर कुछ इमेजिन करके याद रख सकते हैं कि आचार्य निमि जो थे वो गोल मटोल थे। ठीक है, तो गोल मतलब प्रथु वर्ड, तो प्रथु वर्ड को कैच करके हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए उत्पल भेदक, व्रत आयत सम उभय पाली उत्पल भेदकः। तो इसमें क्या है, आपको निमि संधानक की तरह ही है ये भी, बस डिफरेंस क्या रहा फर्स्ट वर्ड में कि निमि में प्रथु वर्ड आया था और यहाँ पे व्रत वर्ड है, तो व्रत आयत सम उभय पाली उत्पल भेदकः। थर्ड देखो वल्लूरक, तो वल्लूरक क्या साउंड कर रहा है, उल्लू की तरह, वल्लू उल्लू, है ना, सेम साउंड कर रहा है। तो हिस्व व्रत सम उभय पाली वल्लूरकः। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक पेड़ है और उस पेड़ पर छोटे छोटे उल्लू बैठे हुए हैं, बहुत ही छोटे छोटे उल्लू बैठे हैं जो हमें दिख भी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो हिस्व वृत्त सम उभय पाली, तो ये याद कर लेंगे फर्स्ट वर्ड। नेक्स्ट देखो आसिंगम, तो आसिंगम से आपको मूवी वाला सिंघम याद होना चाहिए। ठीक है, इमेजिन कर लो कि जो एक सिंघम है वो बहुत ही लंबा सा है, क्योंकि वो भाई पुलिस वाला है तो वो लंबा सा है और उसके अंदर बहुत ऑनेस्टी है। ठीक है, तो एक सिंघम है जो लंबा है और उसके अंदर ऑनेस्टी है। ठीक है, अब कोटेशन देख लो, अभ्यंतर दीर्घ एक पाली, तो अभ्यंतर से हो गया अंदर, दीर्घ मतलब हो गया लंबा, और एक मतलब एक सिंघम। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं दिमाग में। नेक्स्ट देखो फिफ्थ वाला, गंड कर्णः, बाह्य दीर्घ एक पाली, यानी कि बाहर की जो कर्णपाली है वो दीर्घ है। ठीक है, तो कैसे याद रख सकते हैं कि गंदे कर्म बाहर करो। ठीक है, गंड कर्णः कि गंदे कर्म बाहर करो, तो बाह्य दीर्घ एक पाली। नेक्स्ट देखो अपालिर उभय तो अपि आहार्य, तो इसमें क्या है कि अपाली उभय तो कि दोनों ही कर्णपाली ना हो तो उसे आहार्य कहेंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ईजी है। मतलब वैसे भी एब्सेंट के लिए हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, जब भी कोई भी चीज़ एब्सेंट होती है तो वहाँ हम वर्ड यूज़ करते हैं, है ना, तो अपाली आहार्य। नेक्स्ट देखिए,
तो नेक्स्ट है निर्वेधिम। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, पीठोपमम पालिर उभयतौ शीर्ण पुत्रिका आश्रितौ। तो पीठ मतलब क्या हो गया, मूल, जो कर्णपाली का जो मूल है अगर वहीं से ही छिन्न हो गए हैं, ठीक है, तो जो शेष भाग रह गया है वहाँ पे बंधन कर दो, ठीक है। अब इसे याद कैसे करेंगे, तो देखो निर्वेदिम मतलब क्या लग रहा है, जो वेदों में नहीं लिखा है ना। देखो याद तो ऐसे ही करना पड़ेगा, अगर आपको श्लोक याद हो रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं याद हो रहे तो प्लीज़ आप सिर्फ आइडेंटिफाई करना सीख जाइए, ठीक है। आंसर श्योरली निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। एनीवेज, तो निर्वेदिम मतलब क्या लग रहा है कि जो वेदों में नहीं लिखा हुआ है ना, तो क्या नहीं लिखा होगा, शीर्ण पुत्र का आश्रित हो, कि पुत्री जो है शीर्ण होती है, छोटी होती है, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए व्यायोजिम। तो व्यायोजिम से आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, वो है अपोजिट वर्ड, ठीक है। तो देखो जब इसकी कोटेशन पढ़ोगे तो उसमें आपको 4 वर्ड मिलेंगे और वो अपोजिट है एक दूसरे के, जैसे कि स्थूल, अणु, सम, विषम। तो जब चारों ही वर्ड्स जो है अपोजिट होंगे तो वो वाली कोटेशन जो है वो होगी व्यायोजन की। आप सिर्फ अपोजिट वर्ड ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया, यदि पाली का एक भाग तो स्थूल है और दूसरा है अणु, ठीक है, और एक तो है इक्वल सम है और दूसरी है विषम, तो वो वहाँ पे आपको जो है व्यायोजन बंद करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कपाट संधिक। कपाट संधिक, कपाट संधिक को याद करने से पहले अब एक बार आसिंगम को रिवाइज करो। तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, अभ्यंतर दीर्घ एक पाली, यानी कि जो एक जो कर्णपाली है वो भीतरी तरफ से, अंदर की तरफ से कैसी थी, दीर्घ थी, है ना। दूसरी वाली नॉर्मल है, ठीक है। जबकि कपाट संधिक में आपको वो सेम कोटेशन तो मिलेगी, अभ्यंतर दीर्घ एक पाली, साथ में क्या मिल रहा है, इतर अल्प पाली, यानी कि जो दूसरी वाली है वो उसमें भी प्रॉब्लम है, वो क्या है, अल्प है, ठीक है। बाकी जो स्टार्टिंग की कोटेशन रही अभ्यंतर दीर्घ एक पाली वो सेम रहेगी, कपाट संधिक में भी वही है, आसिंगम में भी वही है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए लास्ट अर्ध कपाट संधिक। अब इसमें क्या है, बाह्य दीर्घ एक पाली, इतर अल्प पाली, ठीक है। यदि पाली का बाहरी भाग जो है वो दीर्घ है, ठीक है, लेकिन जो उसका इंटरनल है, जो भीतर का जो पार्ट है वो अल्प हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अर्ध कपाट संधिक। तो यहाँ हमारी साध्य जो कर्ण संधान विधियाँ थी वो कंप्लीट होती हैं। श्लोक नंबर 12 से असाध्य वाली कर्ण संधान विधियाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं याद करने की। फर्स्ट है संक्षिप्त बंध। तो इसमें क्या लिखा है, तत्र शुष्क शष्कुलिर उत्सन्न पाली इतर अल्प पाली है। तो संक्षिप्त मतलब क्या होता है, कम, ब्रीफ, है ना। तो शुष्क मतलब क्या है, सूखना। तो जिसका कर्ण जो है, जिसके कर्ण में जो शष्कुली थी वो सूख चुकी है, ड्राई हो गई है ना, और ड्राई होगी तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। तो बाह्य पाली का जो शष्कुली भाग था वो सूख चुका है, ठीक है, एवं दूसरा भाग जो था वो भी अल्प हो चुका है, तो उसी को बोलेंगे संक्षिप्त बंध। तो ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट देखिए हीन कर्ण। तो हीन कर्ण में क्या लिखा है, अनअधिष्ठान, ठीक है, जहाँ पर पाली का कोई अधिष्ठान ही नहीं है, ठीक है। शीर्ण मासो हीन कर्ण, ठीक है, और गंड के दोनों तरफ बाह्य भाग में जो मांस है वो क्षीण हो चुका है। तो कैसे याद रखोगे, हीन शीर्ण, ठीक है, हीन शीर्ण, ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि साउंड जो है सेम साउंड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वल्लीकर्ण। तो यहाँ बताते हैं ये तनु विषम अल्पपाली, वो है वल्लीकर्ण। यदि जो पाली है वो पतली हो, तनु हो, विषम हो, यानी कि कहीं से पतली है, कहीं से मोटी है, कहीं से टेढ़ी है, ठीक है, कहीं से स्ट्रेट जा रही है, लेकिन अल्प है, तो वो कहलाएगी वल्लीकर्ण। नेक्स्ट देखिए यष्टि, यष्टिकर्ण। ग्रथित मांस स्तब्ध सिरा संतता सूक्ष्म पाली, ठीक है। तो जहाँ पे पाली का जो मांस है वहाँ पे गांठें पड़ गई हैं, ग्रथित मांस, ठीक है, गांठ पड़ गई हैं। स्तब्ध सिरा यानी कि जो सिराएं हैं वो स्तब्ध हो चुकी हैं, ठीक है, और सूक्ष्म पाली, और जो पाली है वो छोटी हो चुकी है, ठीक है।
तो आपको याद क्या रखना है, यष्टि कर्ण में ग्रथित मांस वाली जो कोटेशन है वो है यष्टि कर्ण की। लास्ट आता है काकोष्ठक। तो इसमें क्या है, निर्मांस संक्षिप्त अग्र अल्प शोणित पाली, कि यदि पाली मांस रहित है, ठीक है, पाली में मांस है ही नहीं, और जो अग्रभाग है पाली का वो भी संक्षिप्त है, ठीक है, तथा अल्प रक्त युक्त वाली हो, उसके अंदर जो शोणित है वो भी अल्प मात्रा में है। अब याद कैसे कर सकते हैं, तो देखो काक यानी कि कुआं, तो ऐसे आप रख लो कि कोई भी कुआं है जो आपकी छत पे बैठा है और उसको आज जो है मांस खाने को नहीं मिला, ठीक है, या सूखा हुआ सा है, मांस नहीं है उसके अंदर और अल्प रक्त है, ठीक है, ऐसे एक पिक्चर बनाकर अपने दिमाग में हम याद कर सकते हैं काकोष्ठक। नस्य न भवेद ही कर्णपीठम समय मध्य तस्य विधवा विवर्धियेत। तो बता रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट है उनमें जो है दोनों पाली ही एब्सेंट है, जैसे कि हमने आहार्य बंधन में पढ़ा था, है ना, अपाली, यानी कि दोनों ही कर्ण में जो है पाली है ही नहीं, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जो कर्णपीठ है उसके मध्य में वेधन कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 14। तो यहाँ पे इन्होंने दो कंडीशन दे रखी हैं कि यदि बाहर की कर्णपाली लंबी है, ठीक है, तो भीतर की ओर संधान करो, और यदि भीतर वाली कर्णपाली लंबी है तो बाहर की ओर संधान करना है। नेक्स्ट देखिए श्लोक नंबर 16 में ये बताते हैं कि यदि पाली ना हो तो एक और हम प्रोसीजर कर सकते हैं कि हम गंड प्रदेश से मांस लेकर और कर्णपाली पर जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट देखिए श्लोक नंबर 17। तो श्लोक नंबर 17 में ये बता रहे हैं कि जब भी आप कर्ण बंधन कर रहे हो तो हो सकता है कि रक्त दूषित हो जाए, है ना, वो चाहे से वात से हो सकता है, पित्त से, या फिर कफ से, ठीक है। तो इन तीनों ही कंडीशंस में आपको कौन कौन से कर्म करने चाहिए, कौन कौन से लक्षण मिल सकते हैं आदि, ठीक है। तो इस श्लोक में बेसिकली यही बता रखा है, तो चलिए याद करते हैं। पहला आता है वातिक दोष की वजह से, तत्र वात दुष्टे धान्य अम्लो उष्ण उदक आभ्याम, ठीक है। तो यदि वात से दुष्ट हुआ है रक्त तो ऐसे केस में आपको जो है धान्य अम्ल और उष्ण उदक से प्रक्षालन करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पित्त दुष्टे शीत उदक, अगर पित्त से दूषित हुआ है रक्त तो वहाँ पे आप जो है ठंडा पानी या फिर पया, ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हो, यानी कि मिल्क का। नेक्स्ट देखिए श्लेष्म दुष्टे सुरा मंड उष्ण उदक आभ्याम, यदि कफ से दूषित हुआ है तो वहाँ पर आप जो है सुरामंड का या फिर उष्ण उदक से प्रक्षालन कर सकते हैं। बाद में ये बता रहे हैं कि प्रक्षालन करने के बाद में आपको उस स्थान का लेखन कर्म करना है, ठीक है। फिर संधान करने के बाद में मधु घृत, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर पिचू बनाकर, मतलब कॉटन विक लेकर, ना शिथिल होना चाहिए ना गाढ़ बंद होना चाहिए। श्लोक नंबर 18। तो वहाँ बताते हैं कि कौन कौन से अपथ्य हैं जो हमें त्याग देने हैं ड्यूरिंग कर्ण संधान विधि। वो क्या है, विघट्टनम, ठीक है। नेक्स्ट है दिवा स्वप्नम, व्यायाम, अति भोजनम, व्यवाये, अग्नि संताप, ठीक है, वाक श्रमश्च विवर्जित। नेक्स्ट देखिए श्लोक, न च अशुद्ध रक्तम अति प्रवृत्त रक्तम क्षीण रक्तम व संध्यात। ये कह रहे हैं कि अगर अशुद्ध रक्त की अति प्रवृत्ति हो रही है या फिर क्षीण रक्त है तो दोनों ही कंडीशन में आपको संधि जो है नहीं करनी है, संधान कर्म नहीं करना है, ठीक है। सा ही वात दुष्टे रक्ते रूढ़ो अपि परिपुट्टवान, यानी कि अगर वात दुष्टि की वजह से रक्त जो है दूषित हुआ है तो, और ऐसे केस में आप जो है संधान कर्म कर रहे हो तो वहाँ पर परिपोट रोग हो सकता है। अगर पित्त दुष्टि में अगर आप संधान कर्म करोगे तो वहाँ पर दाह, पाक, राग, वेदना, ये 4 लक्षण मिल सकते हैं। कफ दुष्टि में अगर आपने करा संधान कर्म तो वहाँ पे स्तब्ध, कंडू, ये दोनों लक्षण मिल सकते हैं। अति प्रवृत्त रक्तई शाव शोफवान, और जहाँ पे एक्सेसिव में ब्लीडिंग हो रही है, अगर ऐसे केस में संधान कर्म कर दिया तो वहाँ पर जो वर्ण है वो श्याम वर्ण हो जाएगा और शोफ लक्षण मिलेगा। और लास्ट में वो बता रहे हैं क्षीणो अल्प मांसो ना वृद्धिम उपैति, कि जहाँ पर अल्प मांस और रक्त धातु क्षीण हो चुकी है और ऐसी कंडीशन में अगर आप संधान कर्म करने जा रहे हो
तो ठीक है, संधान कर्म तो कर दोगे, बट आगे चल के वहाँ पे वृद्धि नहीं हो पाएगी उस पर्टिकुलर एरिया की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए श्लोक नंबर 21। तो यहाँ पे बताते हैं वो कि किस तरीके से आप जो है शुद्ध कर्णपाली है उसकी वृद्धि कैसे करनी है आपको। तो यहाँ पर अभ्यंग के लिए कुछ ड्रग्स बताते हैं, जैसे कि गोदा है, प्रतुद मांस है, विश्वकर मांस है, आनूप, ओदक, वसा, मज्जा आदि। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे ड्रग्स बता दी हैं। नेक्स्ट देखो श्लोक नंबर 22। यहाँ पर फिर वो बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपको स्वेदन करना चाहिए। स्वेदन करने के बाद में तेल लगाकर मर्दन करना है, जिससे क्या होगा, वो भली भांति जो है अच्छे से वो वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट श्लोक नंबर 23। उद्वर्तन के लिए ड्रग्स बताए हैं, यव है, अश्वगंधा है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट कम टू श्लोक नंबर 25, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो बोल रहे हैं, ये तो करना ना वर्धनतई स्वेद स्नेह उपपादिता, कि आपने ये ऊपर वाले जो ऊपर प्रोसीजर्स बताए हैं आपने वो कर लिए, उसके बाद भी वर्धन जो था वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी केस में क्या करना है, तेषाम अपांग देशे तो कुर्यात प्रच्छानमेव तु। तो ऐसे केस में अपांग प्रदेश में प्रच्छान कर्म करना चाहिए। उसके बाद वो बताते हैं प्रच्छानमेव तु बाह्य छेदम ना कुर्वीत, कि आपको करने की बाह्य प्रदेश में प्रच्छान नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 26 में वो बोलते हैं, बद्ध मात्रम तु यह कर्णम सहसेव अभिवर्धियेत आमकोशी समादमातः क्षिप्रमेव विमुच्यते, कि आपने जो है संधान कर्म किया था और तुरंत से आपने क्या करा, उसका वर्धन करने का ट्राई कर रहे हो कि भाई वो वृद्धि हो जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आप तुरंत से वृद्धि करने की जो है प्रयास करोगे, तो क्योंकि अभी वो आम की कंडीशन है ना, अभी वो प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं हुई है स्किन। इसी केस में क्या हो जाता है, क्षिप्रा में विमुच्यते, यानी कि वो तुरंत से वहाँ से गिर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए श्लोक नंबर 27। तो इस श्लोक में वो कह रहे हैं वर्धन योग्य कर्णपाली के बारे में। ठीक है, पहला लक्षण बोलते हैं वो जात रोमा, यानी कि जहाँ पर फिर से हेयर ग्रोथ शुरू हो चुकी है। ठीक है, सुवर्तमा, वर्त में जो है भली प्रकार है, श्लिष्ट संधि समस्थ रहा, यानी कि जो संधि बंधन है वो जुड़ चुकी हो, ठीक है, समान हो और स्थिर हो चुकी हो। सुरूढ़, यानी कि जो व्रण है उसका रोहण हो गया हो, हील हो चुकी हो। यथ चा तत् कर्ण वर्धियेत छन्ने, तो ऐसे कर्ण में आप जो है वर्धन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो श्लोक नंबर 29, 30, 31। तो इसमें वो बोल रहे हैं कि अगर वात कुपित हो चुका है तो उसमें क्या उपद्रव हो सकते हैं, पित्त कुपित हो गया तो उसमें क्या उपद्रव है। तो ऐसे करके हर एक दोष के बारे में ये वर्णन कर रहे हैं। विस्फोटः स्तब्धता शोफः पाल्याम दोषे तु वातिके, कि अगर वातिक दोष की प्रिडोमिनेंस है तो वहाँ पर क्या होगा, विस्फोट, स्तब्धता, शोफ, ये 3 लक्षण कर्णपाली में मिलेंगे। पैथिक में देखो, दाह विस्फोट जननम शोफः पाकश्च। ठीक है, कॉमन लक्षण है जो हमें पित्त की वजह से मिलते ही मिलते हैं। कफ में भी सेम ही लक्षण मिलेंगे, कंडुहा, शवथुहा, स्तंभौ, गुरुत्व च। ठीक है, तो ये जैसे हम नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं कि वात का क्या लक्षण होता है, पित्त का क्या लक्षण होता है, तो वही है। नेक्स्ट देखो श्लोक नंबर 34, 35। तो इस श्लोक में वो बोल रहे हैं कि कर्णपाली के 10 उपद्रव कौन कौन से होते हैं। उत्पाटक, उत्पुटकः, श्यावः, कंडुयुतो भृशम, अवमन्तः, कंडु, ग्रंथिक, जम्बुलस्तथा स्रावी च दाहवान। ठीक है, तो ये 10 जो है कर्णपाली के उपद्रव हैं। अब एक एक करके श्लोक नंबर 36 से ये हर एक जो है उपद्रव की चिकित्सा बताते हैं। तो पहली देखो उत्पाटक रोग में क्या है। तो देखो उत्पाटक में अपामार्गः, सर्जरसः, पाटला, लकुच, त्वचौ। ठीक है, तो इन चारों ड्रग्स को जो है यूज़ कर सकते हैं, या तो प्रलेप के फॉर्म में या फिर इनसे निर्मित हम तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप जो है फर्स्ट और सेकंड ड्रग कम से कम इतना तो याद होना ही चाहिए कि उत्पाटक में अपामार्ग और सर्जरस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखो उत्पुटक। तो इसमें शंपाक, शिग्रु, पूतिकान, गोधा, मेदो अथवा तद वसाम। तो शंपाक मतलब अमलतास का, ठीक है, अमलतास का यूज़ कर सकते हो। शिग्रु, ठीक है, गोधा, मेद, तो इनकी वसा, इसका आपको यूज़ करना है। वाराहा, गव्य, एड,
पित्तम सर्पिश्च संसृजेत। और वराह आदि एनिमल्स का जो है पित्त भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो श्लोक नंबर 38 में कि श्याव रोग में कौन कौन से ड्रग्स का यूज़ करना है। तो गौरी, सुगंधा, अनंता, तंडुलिकम, ये 4 ड्रग्स को आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या देखना हमको, गौरी यानी कि रजनी, हल्दी, इसका यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट सकंडुक, तो इस रोग में क्या करना है, पाठा रसांजन शौद्रम तथा स्यात् उष्ण कांजिकम। तो यहाँ पर जो है पाठा का यूज़ कर रहे हैं, रसांजन का, शौद्र का, है ना, और उष्ण कांजी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखो श्लोक नंबर 42 में अवमंथ जो है, तो अवमंथ में क्या यूज़ करोगे, प्रपौंड्रिकम मधुकम समंगा धवमेव च। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रपौंड्रिक आदि का प्रयोग करना है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 43 में कंडू के बारे में बता रहे हैं कि अगर कंडू उपद्रव हुआ तो वहाँ पर सहदेवा विश्वदेवा अजक्षीरम ससैंधवम, कि सहदेवा विश्वदेवा आदि का प्रयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक नंबर 45, तो वहाँ पर बोल रहे हैं ग्रंथिक अगर उपद्रव हुआ है तो वहाँ पर श्राव वेद पाट्यतु, सबसे पहले हमें जो है वहाँ पे पाटन कर्म करना है, इंसीजन करना है। पाटन के बाद क्या होगा, वहाँ से स्राव होगा, है ना। तो स्राव होने के बाद में आपको क्या करना है, सैंधव लवण जो है उसका घर्षण करना है। देखो लिखा है सैंधव चूर्णंतु घृष्टवा लेपम प्रदापियेत, कि पहले वहाँ पर सैंधव चूर्ण का घर्षण करना है, उसके बाद में उसका लेप लगा देना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखो जम्बुल, तो जम्बुल में वो बोल रहे हैं घृष्टवा चूर्ण लौद्रस्य, लौद्र चूर्ण का जो है घर्षण करना है। ठीक है, अच्छा एक और बात कि क्या कहते हैं, लौद्र चूर्ण के घर्षण से पहले आपको क्या करना है, लिखितवा यानी कि पहले लेखन कर्म करना है, किसमें, जम्बुल में। ठीक है, नेक्स्ट देखो 47 स्रावी, स्रावी उपद्रव में क्या करना है, मधुपर्णी मधुकश्च मधुकम मधुना सह। तो इसमें सारे मधु मधु वाले ड्रग्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि गिलोय हो गया, मधुक यानी कि महुआ हो गया, मधुक यानी कि मुलैठी हो गई, और शहद, इन सबको मिलाकर लेप लगा देना है। श्लोक नंबर 48 में वो जो दाह उपद्रव था, ठीक है, तो उसमें बता रहे हैं कि किस ड्रग का यूज़ कर सकते हैं, पंचवल्कल का। ठीक है, पंचवल्कल का लेप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी कर्ण संधान जो विधि थी वो सारी खत्म हो चुकी हैं, उसके उपद्रव हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम नासा संधान के बारे में। तो श्लोक नंबर 49 से 53 तक नासा संधान कैसे करना चाहिए वो पूरा प्रोसीजर बताते हैं। तो वो कहते हैं कि जितना पार्ट नासिका से छिन्न हुआ है ना, जितना पार्ट वहाँ से हट चुका है, तो उतना ही एरिया जो है कवर करते हुए वृक्ष का पत्ता ले लो। ठीक है, कोई भी लीफ ले आओ, और उसके बराबर जो गंड प्रदेश है, जो कपोल प्रदेश है, वहाँ से चर्मयुक्त मांस जो है ले लो, कलेक्ट कर लो। ठीक है, और नासा के अग्रभाग का पहले विलेखन करना है, उसके बाद में जो है वहाँ पर सीवन कर्म करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो है नासा संधान के बारे में डिस्क्राइब कर दिया है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 54, तो वहाँ पर ओष्ठ संधान के बारे में भी यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि जिस प्रकार आपने नासा संधान किया है वैसे ही ओष्ठ संधान भी कर सकते हैं। सो बीइंग एन आयुर्वेदिक स्टूडेंट हमें ध्यान होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि आचार्य सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कहाँ पर डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो रेफरेंस हमारा रहेगा सुश्रुत सूत्र 16 अध्याय। ठीक है, तो ये हमें बिल्कुल याद होना चाहिए। ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप मल्टीपल रिवीजन दें। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। इफ़ सो प्लीज़ हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर ओपिनियंस इन द कमेंट section, including my flaws as well. I will surely improvise it. Thank you so much for watching and giving your precious time. Thank you.